नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी सुमित अवस्थी मौजूद हैं। और जो इस वक्त की खबर हम लोग लेकर आए हैं वो ये है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी फैसला नहीं हो पाया है और बम्पर जीत के बाद बीजेपी ये चाहती है कि महाराष्ट्र में उसका अपना मुख्यमंत्री हो। लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे भी बीजेपी के टॉप नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। इसी बीच में आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यपाल के पास पहुंचे थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या शिंदे साहब बने रहेंगे या बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आएगा या कोई तीसरा चेहरा सामने आएगा। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और शुरुआत करते हैं। सुमित जी, आपका कमेंट इस पूरे मसले पर। बहुत ही ऐसी बात है ना कि आपको अगर खबर सुननी है तो आपको दो ही आदमी खबर दे सकते हैं कि कौन बनेगा, वो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। हम और आप तो स्पेकुलेट कर सकते हैं, हम और आप अपनी मन की इच्छाएं बता सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपका कमेंट क्या हाँ, मैं इसीलिए, आपने बिल्कुल ठीक शब्द रखा आपने कमेंट का। तो मेरे कमेंट इसमें यह है बहुत सिंपल सा कि जिस हिसाब से जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार महाराष्ट्र में, उसमें मराठी चेहरों में सबसे इत्मीनान से हम कह सकते हैं बड़ा चेहरा देवेंद्र फडणवीस का है, जो कि हम लोग कह भी रहे हैं कि इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। हम लोग क्या, आधा हिंदुस्तान इसी बात को कह रहा है कि अगर बीजेपी का सीएम हुआ तो देवेंद्र फडणवीस सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो गए। लेकिन मुझे दो तीन बातें लग रही है शादाब इस कमेंट को कहने के पहले, वो ये कि 23 तारीख को नतीजे आए थे, आज हम 26 तारीख को हो गए हैं, ठीक ना। 3 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, 23 की रात, 24 की रात, 25 की रात, 26 को भी हम ऑलमोस्ट आधा दिन से अधिक निकल चुका है। और इतना बड़ा मैंडेट आया, 288 में से 230 प्लस सीटें आई और 148-49 में से बीजेपी के अपने दम पर 132-33 सीटें आई। तो जब इतना बड़ा मैंडेट आया, इतना क्लीन स्वीपिंग मैंडेट आया, तब फिर नाम तय होने में कंफ्यूजन क्यों है? वही देखिए कि झारखंड में भी उसी दिन चुनाव हुआ, नतीजे आए और हेमंत सोरेन का नाम तय हो गया और वो दिल्ली में इन्विटेशन बांट रहे हैं। देखिए, और 28 तारीख उनकी डेट भी आ गई। देखिए, उसमें और इसमें मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा, आपने तुलना की। उसकी वजह यह कि झारखंड के एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी जेएमएम है, उसके सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन है और एकमात्र राज्य में उनका सब कुछ स्टेक पर रहता है, तो जाहिर तौर पर वही बनेंगे। बीजेपी कार्डर बेस्ड पार्टी है, बीजेपी में बहुत सारे नेता, बहुत सारे पदाधिकारी होते हैं, तो एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता। ये अगर कह दें कि सिर्फ देवेंद्र फडणवीस की ये पार्टी है तो गलत होगा, सिर्फ ये कह दें कि अमित शाह की ये पार्टी है तो गलत होगा, नरेंद्र मोदी की ये पार्टी है तो गलत होगा। ये पार्टी तमाम कार्यकर्ताओं की है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अब तो ये लोग क्लेम करते हैं बीजेपी के लोग कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में फैसला लेने में समय लग सकता है, क्योंकि आपको सामूहिक तौर पर एक साथ बैठकर विचार मंथन करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी, इन तमाम चीजों के बावजूद मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस के सामने कोई और चेहरे को तलाशा जा रहा है? क्या कोई ऐसा चेहरा रहा है शादाब जिसपे हम सबको सोचना चाहिए, जिसने बीजेपी में अंदर खाने बीते 6 महीनों में बहुत मेहनत की है? देवेंद्र फडणवीस पर्दे के हो सकता है सामने रहे हो, पर ऐसे कई नेता बीजेपी के अंदर होंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे मेहनत की होगी और जो वो या उनके समर्थक उनकी दावेदारी की बातें कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो इसमें एक बार बता दें, आपको मैं जरूर पीछे करूंगा ताकि ये फ्रेम में आ जाए। जी। हाँ। और देखिए, बीजेपी में आपने कहा कि कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। जैसे राजस्थान का उदाहरण है, जिसमें पहली बार के मुख्यमंत्री शर्मा, पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बनाया गया। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया गया, जो कि मंत्री थे, जिनका कहीं नाम नहीं था। शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता को हटाया गया। लेकिन शायद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये उसके पीछे ये लॉजिक दिया जा रहा है कि चूंकि देवेंद्र फडणवीस ने त्याग मतलब अब काफी वो किया था, उन्होंने सैक्रिफाइस किया था। वो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, फिर बाद में वो उसी सब में डिप्टी सीएम बन के सरकार में आ गए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो उनके पहले के त्याग को देखते हुए ये पुरस्कार उनको मिल सकता है। ऐसा भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आमतौर पे उनके साथ ऐसा नहीं होगा। एकनाथ शिंदे की बात उसकी वजह भी है शादाब। इस बार जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ विधानसभा चुनावों में, बीजेपी के कोटे की कौन सी सीटें होंगी और उन सीटों पे कौन लड़ेगा, इसमें देवेंद्र फडणवीस का सबसे अहम रोल था। क्योंकि देवेंद्र के जो कंटेम्पररीज हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, जैसे पंकजा मुंडे हो गई, जैसे विनोद तावड़े हो गए, आशीष शेलार हो गए, एकनाथ खड़से हो गए, ये तमाम नेता जो हैं, अगर आप
जो लोग बीजेपी के अंदर के लोग उनसे पूछेंगे तो खुद बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टिकट जो बटे हैं वो ऐसे लोगों के बटे हैं जो देवेंद्र फडणवीस साहब के करीबी रहे हैं या उनकी गुड बुक्स में आते हैं। देवेंद्र साहब ने उनको उनको उम्मीदवार बनाया और कई अहम जगहों पर अपने जो कंटेम्पररीज के मजबूत दावेदार थे उनको वो पीछे करने में भी कामयाब रहे। तो ये लगा कि अब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एक राय करना एक राय बन जाएगी। और हम ये भी जानते हैं शादाब, देवेंद्र फडणवीस मैं और भी बताऊंगा, नितिन गडकरी, आप याद कीजिए किसी जमाने में बहुत मतलब अच्छे मंत्री होते थे, लेकिन वो दिल्ली की राजनीति में आ गए। अब उनका महाराष्ट्र की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, बस एक ऐसे नाम तो बहुत सारे हैं। ऐसे नाम तो पीयूष गोयल का भी नाम है, वो महाराष्ट्र के नेता है, पर वही पीयूष गोयल बनिया कम्युनिटी से आते हैं तो वो फिट नहीं बैठते मराठा में भी, ओबीसी में भी और कुणबी में भी, इस वजह से वो रह जाते हैं। मतलब बहुत नेता है बीजेपी। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, विनोद तावड़े जो है वो मराठा है, आशीष शेलार मराठा है, पंकजा मुंडे ओबीसी हैं। ऐसे ऐसे तमाम लोग हैं, उनकी बहन भी है। पर मेरा ये कहना ये कि देवेंद्र फडणवीस अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो दिल्ली में बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने वाली है। वो पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, पर उसके साथ ड्रॉबैक ये है, जैसे आपने कहा कि ब्राह्मण है, ये इल्जाम लगता है बीजेपी पे, संघ परिवार पर, ये ब्राह्मणों की पार्टी है, ये ब्राह्मणों अगड़ों राजपूतों का संगठन है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आप दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देने वाले हैं तो आपको ये तय करना होगा कि महाराष्ट्र में कोई पिछड़ा चेहरा लेकर आए, जो या तो ओबीसी कम्युनिटी से हो या पिछड़ा वर्ग से हो, दलित हो, ये आपको करना होगा। और ऐसा ही नहीं, फिर आपको दिल्ली का चुनाव जो फरवरी में हो रहा है उसके लिए भी कोई ऐसा चेहरा ढूंढना होगा जो एक्सेप्टेबल भी हो, विनेबल भी हो, उसके पीछे लोग भी हो और वो भी अगड़ी जाति का ना हो, अगड़े समाज का ना हो। वैसे ही बिहार में करना होगा। तो ये जो चुनाव, ये जो तीनों चारों चीजें हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, बिहार का कौन होगा और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब जुड़े हुए हैं कि बीजेपी किसको दिल्ली में अपना अध्यक्ष बनाने वाली है, बीजेपी और संघ। तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली का अध्यक्ष, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी आपस में जुड़ी हुई है। अब एकनाथ शिंदे की बात भी कर लेते हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भी मुख्यमंत्री आसानी से हटने को तैयार नहीं होता है। तो आज एकनाथ शिंदे का एक स्टेटमेंट आया जिसमें वो अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि आप लोग जो वर्षा, जो कि मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है, उस पे न आए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बहुत से वर्कर ये चाहते थे कि वो वहां आए, उनसे मिलें, अपनी ताकत दिखाएं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि वो मत पहुंचे। लेकिन ये भी साफ है कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उनकी कुर्सी अगर जाएगी तो स्वाभाविक है कि कोई भी नाराज हो सकता है। एकनाथ शिंदे बीजेपी के टॉप नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे का ये लॉजिक है कि उनके द्वारा जो स्कीम लाई गई थी, जिसमें लाडली बहना थी और तमाम स्कीम थी, जिसकी वजह से ये जो पूरा महागठबंधन है वो जीता है। एकनाथ शिंदे के पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि एकनाथ शिंदे ने ऐसी सरकार चलाई जो कि साफ सुथरी, जिसकी छवि गई, अच्छे काम हुए और ऐसा मैसेज गया कि सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसकी वजह से मैंडेट मिला। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे। एक तर्क और बता दूं आखिरी लाइन पे कि उन्होंने बहुत साफ सुथरी सरकार चलाई। साफ सुथरी कैसे चलाई? आपने अपनी पार्टी तोड़ दी, आपने एनसीपी की पार्टी तोड़ दी। मतलब ये इल्जाम आपके सर पर आगे आएगा कि आपने बाइफरकेट करा के एनसीपी और शिवसेना को, और फिर आपने मुख्यमंत्री बनने की इस रेस में लिए। एकनाथ शिंदे ने सरकार कैसी चलाई, नहीं चलाई, अगर पैमाना विधानसभा चुनाव है तो 4 महीने पहले क्या हो गया था, तब लोकसभा के चुनावों में क्यों नहीं महायुति ने बहुत अच्छा किया, तब क्या हुआ, तब कहाँ गड़बड़ हुई? देखिए, हर पार्टी अपना अपना लॉजिक देती है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि महायुति की सरकार लोकसभा में एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन एकनाथ शिंदे को पसंद कर रही है? बात कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की वो जो गुण बता रहे हैं कि उनको क्यों अपनी पार्टी का नेता तो अपने अध्यक्ष की, सुप्रीमो की अच्छाई ही बताएगा ना, वो थोड़ी कहेगा कि इनको नहीं बनना चाहिए। अच्छा, रामदास अठावले का भी एक बयान दर्शकों को बता देते हैं कि रामदास अठावले ने आज संसद में एक बयान दिया जिससे काफी कुछ हिंट मिला। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे उससे नाराज हैं, लेकिन उनकी नाराजगी दूर की जानी चाहिए। शिंदे साहब ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में कई काम किए हैं और लाडली बहना योजना का महाराष्ट्र में काफी असर हुआ है। ये स्टेटमेंट दिया है रामदास अठावले ने। तो उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे नाराज है, उनको मनाया जाना चाहिए। तो आपको लगता है कि क्या एकनाथ शिंदे का की जो नंबर्स है, जो जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री बने रहे,
क्या वो बीजेपी पर कोई दबाव बनाने की स्थिति में है? बिल्कुल है। और मतलब बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि ये इंप्रेशन जाए कि उन्होंने एक सिटिंग सीएम जिसकी नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीता गया, उसको दरकिनार कर दे, उसको छोड़ दे, उसको नेग्लेक्ट कर दे। ये पार्टी की छवि के लिए, जब आप अलायंस की सरकार दिल्ली में चला रहे हैं, आप 240 के सांसद आपके साथ हैं, तो ये अच्छी छवि नहीं पेश करेगा। अलायंस के अंदर डिस्ट्रस्ट पैदा करेगा, मिसट्रस्ट पैदा करेगा। तो बीजेपी एकनाथ शिंदे को नाराज नहीं करेगी। अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, दिल्ली की लीडरशिप ये तय कर रही है, तो आप मान के चलिए कि सबसे अहम पोर्टफोलियो शिवसेना को मिलेंगे नई सरकार में। एकनाथ शिंदे जैसे बड़े नेता को, उनको या उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो दिल्ली में जो सांसद भी हैं, उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। मोदी जी के साथ वो काम कर सकते हैं। एक डिप्टी सीएम उनकी पार्टी को मिल सकता बिल्कुल, है, जिसका ये फॉर्मूला तो रहेगा ही रहेगा, एक हालांकि- सीएम 2 डिप्टी सीएम। हालांकि एकनाथ शिंदे के समर्थक ये कहते हैं कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, यानी वो मुख्यमंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी एकनाथ शिंदे नहीं स्वीकार करेंगे। ये उनके पार्टी के नेताओं का दावा है। उनका कहना है कि वो दिल्ली भले चले जाएं या किसी विधायक का नाम आगे करें डिप्टी सीएम के लिए, लेकिन वो खुद इस गद्दी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक डेवलपमेंट और हुआ है, हालांकि वो एक बाध्यता होती है, संवैधानिक बाध्यता होती है कि एकनाथ शिंदे ने आज राज्यपाल से मुलाकात की थी, उन्होंने इस्तीफा अपना सौंपा। उस वक्त दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार मौजूद थे और वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन गए हैं। यानी उसकी वजह शादाब ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर आज खत्म हो गया। पिछली जो 19 में गठन हुई थी, उसका आज 26 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो गया। यानी कोई भी अब वहां पर नया विधायक नहीं है इस वक्त तक, क्योंकि शपथ हुई नहीं नए विधायकों की जो जीत के आए। तो ऐसे में उनको इस्तीफा देना था, वो एक ऑब्लिगेशन था, कंपल्शन था। और इसीलिए राज्यपाल ने कहा, क्योंकि मैंडेट इनको मिल चुका है, नई सरकार किसी और को क्लेम करनी नहीं बनाने की, तो कहा कि जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता है, तब तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करिए। बिल्कुल। और एक बयान और भी आया है आज महाराष्ट्र में, जो कि महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं और शिवसेना शिंदे गुट के नेता हैं दीपक केसरकर। आज उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री होगा, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो फैसला करेंगे, वो उनकी पार्टी को भी एक्सेप्ट होगा। ये अब पूरी चर्चा बेकार हो गई ना। ये उन्होंने ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब शिवसेना खुद कह रही है कि हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, हम बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं, बट ये उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। केसरकर उन्हीं की पार्टी का नेता तो है। भाई केसरकर, दीपक केसरकर सेकंड मजबूत आदमी है। राजनीति में जानते हैं कि लोग दीपक केसरकर, अगर ये शिवसेना का सेकंड नंबर का मजबूत नेता ये कह रहा है कि बीजेपी तय करेगी हमारा मुख्यमंत्री, तो बात खत्म हो गई। मैं तो कह ही रहा हूँ कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप को तय करना है कि हमको किसको मुख्यमंत्री बनाना है, अपना बनाना है या सहयोगी में से बनाना है। अपना बनाना है तो किसको बनाना है, देवेंद्र को बनाना है या किसी और को बनाना है। और अगर देवेंद्र को नहीं बनाना है तो देवेंद्र का क्या करना है, उनका इस्तेमाल क्या करना है। लेकिन एकनाथ शिंदे को नहीं बनाना है तो उनको क्या करना है, दिल्ली लेकर आना है या महाराष्ट्र में उनको रखना है। लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी शाह करेंगे? ये फैसला अगर जल्दी होता तो अच्छा होता। ये जो देर हुई, 3 दिन हो गए, तो अगर आपको लगता है कि ये जो जिस तरह से बम्पर मैंडेट मिला, उसके बाद ये फैसला जल्दी होना चाहिए था, अभी भी फैसला आज की डेट में नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब कि कुछ मतभेद है, तभी नहीं हो पाया। अगर सब कुछ स्मूथ होता तो अब तक तो विधायक दल की बैठक हो जाती और फैसला हो जाता। मेरे हिसाब से मतभेद नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा ना कि महाराष्ट्र, दिल्ली का बीजेपी अध्यक्ष, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली में बीजेपी का अध्यक्ष, दिल्ली का चेहरा चुनावों का, बिहार का चेहरा और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, ये फैसले जुड़े हुए हैं। और ये फैसला इतना आसान नहीं है कि केवल अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर तय कर दे, क्योंकि जहां बीजेपी के अध्यक्ष की बात आएगी तो उस अध्यक्ष के साथ उसकी टीम भी तय होती है, टॉप के 4-5-6 लोग और कौन लोग होने वाले हैं। तो ऐसे में आपको संघ को साथ लेना पड़ता है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काडर की पार्टी, और संघ से ये खुद बोलती है बीजेपी कि हमको संघ से स्फूर्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो संघ को नेग्लेक्ट, इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इन फैसलों में अभी 48 घंटे या 72 घंटे का समय हो गया है, और मैं कह रहा हूं कि अभी 72 घंटे और भी लग सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अब जैसा कि इसमें जो भी डेवलपमेंट होगा हम लोग आपको जरूर बताएंगे। और फिलहाल जो है अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर डिसीजन नहीं हो पाया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा, और वो नाम कौन होगा इस पर सबकी निगाहें देवेंद्र फडणवीस होंगे या कोई नया मोहन यादव टाइप का कोई होगा, या भजन लाल शर्मा होंगे या विनोद साय होंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण राज्य है शादाब, हमको नहीं भूलना चाहिए। कॉर्पोरेट को आप लीड करते हैं, वहां से आप देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं। अगर हम गैर
दक्षिण भारतीय राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र और गुजरात से आते हैं, तो इन राज्यों का मुख्यमंत्री के अंदर वो कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बड़े बड़े लोगों से उनके फोरम पर जाकर बात कर सके। इसीलिए बार बार राजनीतिक अनुभव भी वैसा होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार देवेंद्र का नाम ले रहे हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने बीते अपनी 5 साल के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया था। अब बहुत यंग उनको बनाया गया था, जब वो बने थे तो 48-49 ईयर्स के मुख्यमंत्री बने थे, और जब वो निकले हैं अब तो इस बात को 10 साल हो गए, तो ही इज अराउंड 58-59। तो ऐसे में उनके पास 5 साल सफलतापूर्वक महाराष्ट्र जैसे राज्य की सरकार चलाने का अनुभव रहा है, तो इसीलिए देवेंद्र का नाम बार बार आ रहा है। पर अगर देवेंद्र के नाम को डिसाइड करना होता तब इतना टाइम नहीं लगता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देवेंद्र के नाम पर नाम नहीं आना, इसका मतलब कोई नए नाम पर चर्चा चल रही है। बिल्कुल, और जैसे ही जो भी नाम सामने आएगा वो हम लोग आपके सामने फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।